एवरीवन, कैसे हो आप सभी भैया। इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th के फिजिक्स के काफी 20 ऐसे आज के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये जितने सारे भी क्वेश्चन है एक गेस क्वेश्चन है, सेलेक्टेड करके क्वेश्चन है, ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चन जो भी है उसको देख के ये 20 ऐसे सब्जेक्टिव मैं आपके लिए सेलेक्ट करा हूँ, ठीक है। ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बिहार बोर्ड है ना, अपना खुद का जो बिहार बोर्ड है, ठीक है, वो बार बार पुराने क्वेश्चंस को ही बार बार पीवाईक्यू क्वेश्चंस को ही रिपीट करते रहता है, ठीक है। तो इस टाइम आपको काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानना, ठीक है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा कर पाओ। बीएससीबी 2024 से आप सभी को पता है कि इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। बट उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, चाहे पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके भी बेल नोटिफिकेशन आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि हमारे जो भी नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड आइए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो है कि सौर सेल को समझाइए। देखो, ये क्वेश्चन कई सारे बच्चे ऐसे है ना जो गलती कर देते हैं। क्यों करता है मैं आपको बता रहा हूँ। सौर सेल वो ऐसा लिख देते हैं ना कि जो सूर्य की ऊर्जा होती है, ठीक है, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना सौर सेल का काम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी आपकी 1% भी गलती है नहीं, ठीक है। लेकिन जो आपका सिलेबस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन है आपके अर्धचालक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, तो आपको जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखो, यह पीएन संधि डायोड वाला एक ऐसी युक्ति होती है, ठीक है, यह पीएन संधि वाला एक ऐसा युक्ति होता है, युक्ति कह लो, सिस्टम कह लो, ठीक है, या फिर और कुछ कह सकते हो आप, ठीक है। तो यह पीएन संधि वाली एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा निकाय होता है जो सौर विकिरण, विकिरण मतलब समझो आप सिंपल प्रकाश, ठीक है, विकिरण मतलब प्रकाश से समझो, जो सौर विकिरण के आपतित होने पर, ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। यानी कि जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो आपको पता है कि फाइनल जो है ना वो इलेक्ट्रिक करंट यहां से उत्पन्न हो रहा है। यह फोटोडायोड सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि जो सौर सेल है ना, ये कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये आपके फोटोडायोड सिद्धांत पे कार्य करता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज याद रखना आप सभी, यह पीएन संधि वाली एक ऐसी युक्ति होती है जो सौर विकिरण के आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। यह फोटोडायोड सिद्धांत पे कार्य करती है। और जो सौर सेल होता है ना वो आपका अर्धचालक का बना होता है, ठीक है। जो सौर सेल आपका होता है वो अर्धचालक का बना होता है। और अर्धचालक क्या है, तो वैसा चालक जिसकी वैसा चालक जिसकी चालकता चालकों से कम, वैसा चालक जिसकी चालकता चालकों से कम, ठीक है, चालकों से कम, लेकिन कुचालकों या फिर अचालकों कह लो, कुचालकों से अधिक होती है, यानी कि बीच में रहता है, ठीक है, उसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। बिकॉज अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जी, नोट तथा और गेट की सत्यता सारणी तथा बूलियन व्यंजक लिखे। नॉट तथा और गेट की सत्यता सारणी तथा बूलियन व्यंजक आपको लिखना है। तो नॉट गेट की सबसे पहले बात कर ले, तो नॉट गेट का बार दे दोगे तो ये आपका बुलियन व्यंजक होता है नॉट गेट का, ठीक है। सत्यता सारणी की बात कर ले तो इसका सिंपल होता है 0 1 1 0, ठीक है। इसमें एक इनपुट एक आउटपुट होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे बात करें और गेट की, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा था नॉट गेट की और गेट की, तो नॉट गेट की तो हमने देख लिया। अब और गेट की देख लीजिए। और गेट के बुलियन व्यंजक क्या होता है, ए प्लस बी, वाई बराबर ए प्लस बी, ठीक है। सत्यता सारणी की बात कर ली जाए तो 0 0 0, ठीक है, 1 0 1 और 0 1 1 और 1 1 1, ठीक है, ये आपका सत्यता सारणी होता है। और लॉजिक गेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, प्लीज आप इसे जरूर देख लेना। लॉजिक गेट से रिलेटेड आपका हो गया, एक और गेट हो गया, एक आपका एंड गेट हो गया, एक आपका नॉट गेट हो गया, ठीक है, एक आपका नॉर गेट हो गया, ठीक है, और एक आपका नंद गेट हो गया। तो ये सब क्वेश्चन करे जाते हैं जी लॉजिक गेट से, तो प्लीज आप इन्हें देख लेंगे थोड़ा, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। द्विआधारी अंक पद्धति को समझाइए, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी डिजिट सिस्टम, ठीक है, बाइनरी डिजिट सिस्टम इसका इंग्लिश होगा। तो द्विआधारी अंक पद्धति को आपको समझाना है। तो द्विआधारी अंक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें डिजिटल जो सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल, ठीक है, डिजिटल सिग्नल को दो मान 0 तथा 1 से प्रदर्शित करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब जीरो है, जब जीरो तथा 1 से प्रदर्शित करा जाता है तो आप पता चल गया आपको, ठीक है। अब जीरो को हम लोग कब यूज करते हैं, जब यहाँ पे सिग्नल हमारा बंद रहेगा तब इसको हम लोग जीरो से प्रदर्शित करते हैं। और जब हमारा सिग्नल चालू रहेगा तो हम इसे 1 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो द्विआधारी अंक पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें डिजिटल सिग्नल को दो मान 0 तथा 1 से प्रदर्शित किया जाता है। इसका आधार 2 होता है। यह पद्धति विद्युतीय तथा इलेक्ट्रॉनिक विघटनों में उपयोग किया जाता है, जिसमें ऑन के लिए हम लोग 1 का यूज करते हैं तथा ऑफ के लिए हम लोग 0 का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, राइट। अब नंद द्वारा को समझाइए। मैंने अभी आपको बोला कि ये सब जितने सारे भी लॉजिक गेट से क्वेश्चन आते हैं सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
ऑलराइट, तो नंद द्वारक को समझाइए। तो नंद द्वारक आपको देखने से ही नहीं पता चल रहा है, ये जो नंद गेट है ना जी, नंद गेट, ठीक है, ये हमारा दो गेटों का मिश्रण होता है। पहला की हमारा एंड गेट, पहला की हमारा एंड गेट, और दूसरा की हमारा नॉट गेट। एंड गेट और नॉट गेट दोनों का परस्पर मिश्रण होता है, ठीक है। तो जब नॉट गेट को एंड गेट के साथ निर्गत जोड़ा जाता है तब पूरे निकाय को, तब पूरे सिस्टम को हम लोग नंद गेट कहते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये देख लो, ये हमारा एंड गेट का है और ये हमारा नॉट गेट का है। नॉट गेट का एक्चुअल में ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, तो थोड़ी इशू आ गई है, ठीक है, तो ध्यान दे देना थोड़ा सा। अब यहाँ पे त्रिभुज हट जाता है भैया, बस एक डॉट रह जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा संकेत जो हो गया किस चीज का हो गया, हमारा नंद गेट का ये संकेत हो गया, ठीक है। इसका बुलियन व्यंजक की बात कर ली जाए तो ए होता है, ए इंटू बी के ऊपर आप बार लगा दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हमारा हो जाएगा नंद गेट का, ठीक है। अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, अभी मैंने जस्ट आपको बताया इसका डिफिनेशन कि अर्धचालक क्या होता है। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नंद गेट का संकेत, अभी आपने देखा नंद गेट का संकेत, ठीक है, नंद गेट का संकेत यही होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया बुलियन व्यंजक। तो 6 क्वेश्चन हमने कर लिए। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आज के इस क्लास में सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जी हमारा 7 नंबर, एक किरण के किन्हीं दो गुण को लिखे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके लघु उत्तरीय में करे जाते हैं और वहां पे आपको 2 गुण 4 गुण लिखना रहता है। जैसे कि आवेश के गुणधर्म को लिखे, ये भी क्वेश्चन आया है। अल्फा किरण के 2 गुण, बीटा किरण के 2 गुण, गामा किरण के 2 गुण, एक्स किरण के 2 गुण, ठीक है, और लेजर किरण के 2-4 गुण। इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो गुण वाले तो याद ही रख लोगे, ठीक है, गुण वाले आप जरूर याद रख लोगे, ठीक है। एक्स किरण के किन्हीं 2 गुण के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो एक्स किरण की पहला गुण ये है कि ये जो एक्स किरण होता है ये चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी के द्वारा विचलन नहीं होता है। यानी कि अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो, इसकी गति प्रकाश के वेग के बराबर होती है, यानी कि प्रकाश की जितनी चाल होती है, प्रकाश की जितनी वेग होती है, ठीक है, इसका भी उतना ही वेग होता है, किसका, एक्स किरण का। ऑलराइट, लेजर किरण के किन्हीं 2 गुण, अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग लेजर किरण पे कि आता है ऐसा क्वेश्चन, देखो आगे आपके सामने। लेजर किरण के किन्हीं 4 गुण को आपको लिखने हैं, 4 मुख्य विशेषताएं या फिर गुण, सेम चीज होता है। लेजर किरणें उच्च समांतर दिशा में रहते हैं, ठीक है, जो लेजर किरणें होती हैं वो उच्च समांतर दिशा में रहते हैं। लेजर किरणें एक वर्णी तथा कला संबंध होता है। लेजर किरणें को तीव्र कर सकते हैं, तीव्र करने का मतलब तेज, ठीक है, लेजर किरणों को हम लोग तेज कर सकते हैं। लेजर किरणें दूसरे स्रोतों की अपेक्षा अधिक तीव्रता रखते हैं, यानी कि कोई दूसरा स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, जैसे कि मान लो भैया एक टॉर्च है, ठीक है, और एक लेजर लाइट है, अगर दोनों में कंपेयर करी जाए तो सबसे ज्यादा तीव्रता किसकी होगी, सबसे ज्यादा जो तीव्र होगा कौन होगा, तेज कौन होगा, सबसे ज्यादा लेजर किरण होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये ज्यादा तीव्र रखता है, मतलब किसी दूसरे स्रोत की अपेक्षा ये ज्यादा तीव्र होता है। ब्रूस्टर का प्रकाश के ध्रुवण का नियम आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन आज के इस क्लास में लाया हूं, ठीक है, बहुत वीवीआई। तो ब्रूस्टर के प्रकाश के ध्रुवण का नियम पूछा है, तो जब अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री यानी कि समकोण हो जाता है तब आपतन कोण ध्रुवण कोण कहलाता है, और mu बराबर tan IP, यही आपका ब्रूस्टर के प्रकाश का ध्रुवण का नियम होता है। ऑलराइट, तो 10 नंबर के 9 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छी तरीके से आप। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक लिखना है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक होता है बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन में डी, जहां पे लैम्डा हमारा तरंग दैर्घ्य है, आप सभी को पता है। डी हमारा क्या है, पर्दे और जो स्रोत है उसके बीच की दूरी है, ठीक है। और 5 नंबर वाला में आपसे क्वेश्चन करा जाता है क्या, कि जो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई है इसके व्यंजक को आपको सिद्ध करना रहता है, प्रूफ करना रहता है डेरिवेशन करके, ठीक है। तो वो 5 नंबर में पूछेगा, लेकिन 2 नंबर में बस यही पूछेगा व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक आपको लिखना है, और वेयर आपको दिखा देना पड़ेगा कि लेम्डा क्या है, बड़ा डी क्या है, छोटा डी क्या है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, पोलराइड क्या है तथा इसके 2 उपयोग लिखे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि संट क्या है तथा संट के 2 उपयोग लिखे। तो साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी चर्चा करते चलेंगे, ऐसा नहीं है कि बस जो लाया हूं मैं वही बताऊंगा, ठीक है। तो पोलराइड क्या है, इसके 2 उपयोग को लिखना है। तो यह एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी सिस्टम होती है, एक ऐसी निकाय होती है जिसमें अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है, यह पोलराइड कहलाता है, ठीक है। जिससे हम लोग पोलराइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, अध्रुवित प्रकाश को, ठीक है, हम लोग ध्रुवीय प्रकाश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग की जहां तक बात कर ली जाए तो इसके 2 उपयोग है, फोटोग्राफी कैमरा में यूज करते हैं और धूप चश्मा में, ठीक है, जो धूप वाले चश्मा होते हैं ना उसमें भी इसका हम लोग यूज करते हैं पोलराइड का, ठीक है। आगे बढ़ जाइए जी, आगे कुछ और क्वेश्चन है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखे, ठीक है।
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सबसे पहले होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। और ये भी क्वेश्चन आया कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डिफिनेशन को लिखने के लिए, बेसिकली यहाँ पे तो मैंने शर्त वाला क्वेश्चन ले लिया, लेकिन ये भी क्वेश्चन आया कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो जब आप सघन देखो, जो घटना होगी पूर्णांतरिक परावर्तन की, सबसे पहले ध्यान देना इस सघन से विरल में होगी, ठीक है। यानी कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तभी एक घटना होने वाली है, अन्यथा विरल से सघन में कभी घटना नहीं होती है, ठीक है। तो जब हम लोग क्रांति कोण से बड़े कोण पे हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश को डालते हैं ना, तो जो प्रकाश की किरण होती है वो किसी दूसरे माध्यम में नहीं जाती है। यानी कि जैसे कहने का मतलब ऊपर आपका एयर है और नीचे आपका कांच है या फिर जल है, हम लोग इस तरीके से यहाँ से प्रकाश डालेंगे, क्रांति कोण से बड़े कोण बनाते हुए अगर हम लोग प्रकाश डालेंगे ना, तो दूसरे माध्यम में नहीं जाकर अपने पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, ठीक है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेसिकली शर्त कह रहा है, तो जो आपतन कोण होना चाहिए वो क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। मैंने बताया क्रांति कोण का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री होता है, समकोण के बराबर होता है। तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाते हुए प्रकाश को आपको आपतित कराना होगा, ठीक है। प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना है, तभी आपको घटना देखने को मिलेगी। आगे आ जाओ, प्रकाश वर्ष क्या है, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है, तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी कि निर्वात में, ठीक है, यानी कि फ्री स्पेस में प्रकाश, ठीक है, फ्री स्पेस में जो प्रकाश है वो जितनी दूरी तय करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि निर्वात में प्रकाश एक ईयर में जितनी दूरी तय करती है उसी को हम लोग कहते हैं भैया प्रकाश वर्ष, ठीक है। और प्रकाश वर्ष के कुछ वैल्यू होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 9 सॉरी मैं बता दूं आपको, प्रकाश वर्ष का वैल्यू होता है 9.46 गुने 10 का पावर 15। ऐसा ही मात्रक में क्या लगेगा, मीटर लगेगा, क्योंकि जो प्रकाश वर्ष होता है ना जी, वो दूरी का मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में करा गया है कि प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये भैया दूरी का मात्रक है। ऑलराइट, ये हमारा प्रकाश वर्ष जो भी है वो हमारा दूरी का मात्रक होता है। आगे आ जाओ, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध। ये मत बोलो कि ये क्वेश्चन हमसे 5 नंबर में पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन हमसे 2 नंबर में पूछेगा। जी हाँ, क्योंकि इसका डेरिवेशन ज्यादा बड़ा है नहीं, बस इतना ही है, तो ये आपसे 2 नंबर में पूछेगा। और चाह रहा हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से, यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है तो आपको अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छी तरीके से आपको समझा दूं, ठीक है। मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। बस इतना ही, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा जगह, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का हिंदी होता है भैया क्रांति कोण। तो क्रांति कोण के अगर मैं परिभाषा के अनुसार चलूं, ठीक है, क्रांति कोण के परिभाषा के अनुसार चलूं तो एंगल आई बराबर होता है एंगल सी, ठीक है, ध्यान देना, एंगल आई बराबर एंगल सी। क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन पढ़े हो ना जी, ठीक है। तो जो हमारा आई होता है वो क्या होता है, आई हमारा है आपतित किरण, सॉरी हाँ आपतित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण आई को हम लोग सी लिख सकते हैं। सी कहने का मतलब कि क्रिटिकल एंगल यानी कि समकोण के बराबर होना चाहिए ना हमारा जो आपतन कोण है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आई को, देखो सबसे पहले आप जानते हो, एक जानते हो साइन आई और एक जानते हो साइन आर। आई हमारा क्या होता है, आई यहाँ पे आपतन कोण होता है, आई हमारा जो है वो आपतन कोण होता है, ठीक है, आपतन कोण होता है, राइट। और जो आपका आर होता है ये आपका अपवर्तन कोण होता है, ठीक है, अपवर्तन कोण होता है। अब भैया आपतन कोण आई हमारा है, ठीक है, लेकिन क्रिटिकल एंगल के डिफिनेशन के अनुसार यानी कि क्रांति कोण के डिफिनेशन के अनुसार जो आपका वो है जो आपका आपतन कोण है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। एक किसके अनुसार, क्रिटिकल एंगल के अनुसार। तो आई की जगह हम लोग सी लिख सकते हैं ना, आई की जगह सी, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो यही बात बोल रहा है, सॉरी यही बात बोल रहा है आपसे कि यहाँ पे अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल एंगल की डिफिनेशन के अनुसार चलूं तो यहाँ पे हम लोग आई बराबर सी लिख सकते हैं, ठीक है। आई बराबर सी लिखने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे आई बराबर सी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, कोई नहीं बोल सकता हमको लिखने से, समझ रहे हो, कोई नहीं हमको रोक सकता है। ऑलराइट, सॉरी, चलो अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल एंगल के डिफिनेशन के अनुसार हमको पता चल गया कि जो आई है उसको हम लोग सी भी लिख सकते हैं तथा एक चीज और पता चला कि जो आर का वैल्यू है वो 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि अपवर्तन कोण का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। सिंपल सा बात है, ठीक है। तभी ना यार क्रांति कोण कहलाएगा 90 डिग्री, यानी कि समकोण के बराबर होगा आपका अपवर्तित किरण, तभी ना, सॉरी अपवर्तन कोण, ठीक है, तभी आपका ना कहलाएगा भैया क्रिटिकल एंगल है, क्रांति कोण है, समकोण के बराबर होना चाहिए ना। तो ये कहानी हमको जो इतना कहानी मिल गया आई बराबर सी और आर बराबर 90 डिग्री हमको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रिटिकल एंगल के परिभाषा के अनुसार हमको पता चल गया, ठीक है। क्रिटिकल एंगल को हम लोग हिंदी में क्रांति कोण कहते हैं, मैं बता दूं बार बार। अकॉर्डिंग टू ये चीज हम लोग यहाँ से समझ गए। अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल नियम, ठीक है, यानी कि अगर मैं अब स्नेल के नियम से चलूं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सॉरी,
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं स्नेल के नियम के अनुसार चलूं, ठीक है, अगर मैं स्नेल के नियम के अनुसार चलूं तो देखना क्या होगा, 1 सेकेंड। अगर मैं स्नेल के नियम के अनुसार चलूं, स्नेल का नियम कहने का मतलब भैया कि जो आपका अपवर्तन है उसका दूसरा नियम, ठीक है, ला सेकेंड लॉ ऑफ किसका, रिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है भैया म्यू 1, ठीक है, अपॉन में म्यू 2 बराबर का साइन आई अपॉन में साइन आर। बताना क्या यही होता है ना अपवर्तन का दूसरा नियम आपका, यानी जिसे हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो अब यहाँ पे साइन आई की जगह हम लोग साइन सी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत होगा। तो साइन आई की जगह हम लोग साइन सी लिख सकते हैं, ठीक है। साइन आई की जगह हम लोग साइन 90 लिख सकते हैं। तो साइन 90 क्या होता है हमारा 1 होता है, तो मैं यहाँ पे बस 1 ही लिखता हूँ, ठीक है। अब इतना हमको पता चल गया, हमको यहाँ से पता चला क्या, यहाँ से हमको ये पता चला, सॉरी, यहाँ से भैया हमको ये पता चला कि म्यू 1 म्यू 2 बराबर हमको साइन सी अपॉन में 1 हो गया। वेयर अब आपको भी पता है कि जहां पे म्यू 1 बराबर होता है 1 और म्यू 2 बराबर होता है म्यू, ये चीज आपने पढ़ रखा है। यहाँ पे आपको भी पता होगा स्नेल का नियम पढ़ते टाइम कि जो म्यू 1 होता है वो 1 के बराबर होता है और जो आपका म्यू 2 होता है वो आपका म्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो म्यू 1 की जगह हमको पुट करना है भैया 1 और म्यू 2 की जगह हमको पुट करना है म्यू, ठीक है। तो 1 बटा का म्यू बराबर हमारे पास आ गया साइन सी अपॉन में 1। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे भैया एक काम करो, आप इसको पलटोगे, जब आप इसको पलटोगे देखना यहाँ से, देखना यहाँ से क्या कहानी होने वाली है। यहाँ तक सभी चीज क्लियर है, चलो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है आप सभी की, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाना, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है आप सभी की, ठीक है। मैं मानता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपकी क्लियर है, क्लियर हो गई होगी। चलो अब आगे आ जाइए जी। अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कि भैया 1 बटा म्यू इक्वल टू साइन सी अपॉन में 1, ठीक है। अब साइन सी अपॉन में 1 आ गया, अगर हम मैं म्यू बराबर निकालना चाहूँ तो 1 बटा साइन सी हो गया, होगा ना। जब मैंने इसको पलटा तो ये भी पलटेगा हमारा। तो म्यू बराबर का 1 बटा साइन सी, यही आपका होता है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडक्शन यानी कि अपवर्तनांक के बीच आपका संबंध। तो भैया हमने सत्यापित कर दिए, ठीक है। 2 नंबर आपको यहाँ से फुल्ली मिल जाएगा, ठीक है। देख लो चीजें वही हमने करा था अकॉर्डिंग टू स्नेल के नियम से, साइन आई बराबर साइन, वही सेम चीज है जी। यहाँ पे वेयर हमारा म्यू 2 म्यू के बराबर था, म्यू 1 1 के बराबर था, ठीक है। 1 बटा म्यू बराबर साइन सी बटा 1, और इसको जब पलटोगे तो ये भी पलटेगा आपका। तो जब 1 बटा म्यू है इसको पलटोगे तो म्यू हो जाएगा, और साइन सी बटा का 1 है इसको पलटोगे तो आपको 1 बटा साइन सी हो जाएगा। समझ रहे हो चीजें। तो यही कुछ क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन है देख लीजिए जी। प्राथमिक तथा द्वितीय इंद्रधनुष में आपको अंतर स्पष्ट करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवी है, बट मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन वीवीआई जो आज की इस क्लास में मैं लाया हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन वीवीआई है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देके पढ़ लो आप सभी प्लीज, ठीक है। प्राथमिक तथा द्वितीय इंद्रधनुष में आपको अंतर स्थापित करने हैं, ठीक है। तो पहला अंतर ये लिख सकते हो। सबसे पहले मैं एक काम कर दूं, यहाँ पे मैं इसको कर दूं ताकि आप सभी को थोड़ी और ज्यादा अच्छी तरीके से हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड हो सके, ठीक है। यह एक आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष में एक आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार होता है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार होता है, ठीक है। यह 2 आंतरिक परावर्तन के कारण होता है और यह एक आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर कि प्राथमिक इंद्रधनुष में आपका लाल रंग ऊपर होगा तथा जो बैंगनी रंग है वो आपका नीचे होगा, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष में आपका लाल रंग ऊपर तथा बैंगनी रंग नीचे, और बाकी बीच में जो कलर होंगे वो तो होंगे ही, ठीक है। तथा द्वितीय इंद्रधनुष में आपका बैंगनी रंग ऊपर होगा, ठीक है, और जो लाल रंग है वो आपका नीचे होगा, बीच में जो कलर है वो होंगे ही, ठीक है। द्वितीय इंद्रधनुष की अपेक्षा ज्यादा तीव्र होता है, यानी कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो द्वितीय इंद्रधनुष की अपेक्षा ज्यादा चमकीला होता है, ज्यादा मतलब वो तीव्र होता है, ठीक है, ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाई पड़ता है। यह कम तीव्र होता है, ठीक है, यह कम तीव्र होता है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, ठीक है। तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, या फिर कई लोगों ने भी आपसे क्वेश्चन कर लिया होगा। तो आप सभी को पता है कि जो प्रकाश की फैलने की प्रक्रिया होती है वो आपके 1 बटा लेमडा के पावर 4 के, ठीक है, इसके समानुपाती होता है, यानी कि लेमडा के पावर 4 के एक व्युत क्रमानुपाती होता है। अगर देखो जो प्रकाश की जो फैलाव है ना, प्रकाश की फैलाव, ठीक है, प्रकाश की फैलाव वो क्या होती है 1 बटा लेमडा के पावर 4 के समानुपाती होती है। अगर मैं इसको व्युत क्रमानुपाती के फॉर्म में बोलूं तो मैं ऐसा बोलूंगा जो प्रकाश होती है वो लेमडा के पावर 4 के व्युत क्रमानुपाती होता है, तब यहाँ पे 1 बटा और नीचे में लेमडा का पावर 4 होगा, ठीक है। यानी कि
लाल रंग का प्रसार ज्यादा होता है, ठीक है, लाल रंग का जो प्रसार है वो ज्यादा होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। इसी वजह से हम लोग खतरे के यूज में, ठीक है, खतरे के संकेत में हम लोग लाल रंग के रूप में यूज करते हैं। प्रकाशिक तंतु का कोर पदार्थ क्या होता है? प्रकाशिक तंतु को हम लोग इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, जो कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो है ना वो उस पर काम करता है, प्रकाशिक तंतु आपका, ठीक है, उसी के घटना का एक उदाहरण है। तो प्रकाशिक तंतु के जो कोर होते हैं वो अच्छे शीशे का बना एक कार्बन होता है। अच्छा, 7वां क्वेश्चन, दो लेंसों की क्षमताएं, एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। दो लेंसों की जो क्षमता है वो +12D और -2D है। इनके संपर्क में समकक्षीय रूप में रखने वाली संयोग की गई फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस, ठीक है, उसकी भैया आपकी वैल्यू निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है। तो संकाय की क्षमता, तो सबसे पहले हमारा जो भी क्षमता यहाँ पे दिया हुआ है प्लस का 12D उसमें ऐड कर लेंगे, यानी कि आपको पता है ना P1 जोड़ P2 होता है, जो भी क्षमता हमको निकालना होता है। तो भैया हमारा आ जाएगा 10D, जो हमारा क्षमता है, जो हमारा निकाय का क्षमता है वो आ जाएगा हमारा 10D। फोकस दूरी निकालने के लिए आपको पता है 1/10 गुने हम लोग 100 से गुना कर देंगे, फिर ठीक है, 10 हमारा जो वैल्यू है वो उसको 10 डायोप्टर को यहाँ पे पुट कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा कट के 10 डायोप्टर। तो फोकस दूरी का वैल्यू आ गया हमारा 10 डायोप्टर। क्रांतिक कोण को परिभाषित करें तथा इसकी आवश्यक शर्त को लिखें, ठीक है। तो सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण के बराबर हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इस क्वेश्चन की चर्चा हमने बहुत बार कर लिया आज ही की क्लास में, ठीक है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या पूछ रहा है भैया? इसकी आवश्यक शर्तों को भी पूछ रहा है, इससे रिलेटेड आवश्यक शर्तों को भी पूछ रहा है। तो इससे रिलेटेड आवश्यक शर्त आपके हो गए कि प्रकाश की किरण को सघन से विरल में जाना चाहिए, तभी आपको क्रांतिक कोण की घटना देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अपवर्तन कोण जो होना चाहिए वो भैया 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहले बार तो सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि हमारे जो भी नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड इसके पीडीएफ के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हो 9162530448 पे, ठीक है, मैं आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत सारे ऐसे टीचर है जो कि आपको पीडीएफ के लिए भी यार पैसे देते हैं, सॉरी, पीडीएफ के लिए भी पैसे लेते हैं आपसे, ठीक है। लेकिन मैं ये भी गारंटी कहता हूँ कि अगर इन द फ्यूचर अगर मैं खुद की कोई प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करता हूँ तो वहां पे भी मैं आप सभी को फ्री में पढ़ाऊंगा। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप सभी हमें सपोर्ट करो, मैं आपको फुल्ली सपोर्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पहले सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप सेलेक्ट करेंगे, ताकि हमारे जो भी नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो इस वीडियो में नए स्टूडेंट मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव है।